हम लोग CTET के लिए क्लास 6, 7, 8 का सभी सब्जेक्ट के और प्रत्येक टॉपिक का थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी कर रहे हैं और उसी के साथ उसी वीडियो में MCQ भी कर रहे हैं। तो आज का क्लास रहेगा 7 और 7 में चैप्टर नंबर 1 रहेगा भूगोल का, भारत का भौगोलिक विविधता। इससे जुड़े हम लोग शॉर्ट थ्योरी देखेंगे और प्लस MCQ भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत के भौगोलिक विविधता के परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिचय ये है, 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को सारे जहाँ से अच्छा बताया। मतलब हमारा देश इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। और इसके पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये अपने पड़ोसी देश है। भारत की भौतिक विविधता कौन कौन है, मतलब कि भारत में क्या क्या स्थित है? तो भारत में पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, तटीय क्षेत्र है और द्वीप समूह है, ये सभी स्थित है। ये सभी मिलकर भारत को भौगोलिक रूप से विविध बनाते हैं। कौन मिलकर? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। अब इसका हम लोग MCQ जितना पढ़ें उसका तुरंत हम लोग MCQ करेंगे, जिससे कि ये याद होता रहे। तो यहाँ पे भारत क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान पे है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। क्षेत्रफल में बात कर रहा है तो यह 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट, सारे जहाँ से अच्छा किसने कहा था? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम। अपने देश को अंतरिक्ष से सारे जहाँ से अच्छा किसने कहा था? तो कहने वाले व्यक्ति का नाम है राकेश शर्मा। आगे है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में स्थित है। अब देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है कि भारत की भौगोलिक स्थिति। तो उत्तर में हिमालय प्राकृतिक सीमा बनाता है, उत्तर में। दक्षिण में हिंद महासागर है, ऐसे समझते हैं हम लोग। उत्तर में क्या है? ये उत्तर होता है, तो यहाँ पे हिमालय है, हिमालय। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और पश्चिम में अरब सागर, अरब हो गया, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ऐसे याद रहेगा। भारत की स्थिति विविध जलवायु, संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित करती है। प्रश्न ये है कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है? भारत के उत्तर में क्या स्थित है? महासागर, हिमालय पर्वत, मैदान या फिर पठार? तो भारत के उत्तर की बात कर रहा है, मतलब कि इस दिशा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। तो महासागर की बात कर रहा है, वो भी दक्षिण में स्थित है, तो यह हिंद महासागर स्थित है। अब यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, श्रृंखलाओं के बारे में। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, लंबाई 2500 किलोमीटर, कई चोटियाँ 8000 मीटर से अधिक है। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है यह? भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान, यहाँ तक ये फैला हुआ है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला कहाँ कहाँ तक है? तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और कई चोटियाँ 8000 मीटर से भी अधिक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। एशिया का जल टावर कहलाता है। कौन? हिमालय। एशिया का जल टावर हिमालय पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। इसका महत्व क्या है कि यहाँ यह नदियों का मुख्य स्रोत होता है, जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। जल को नियंत्रित करता है, ठंडी हवाओं को रोकता है, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व रखता है और पर्यटन व जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न है कि हिमालय की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे, हिमालय किसका स्रोत है? नदियों, रेगिस्तान, पठार या फिर झील का? हिमालय किसका स्रोत है? तो यह नदियों का स्रोत है। हिमालय को क्या कहा जाता है? ये तो सामने ही लिखा हुआ है और ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय को जल टावर के नाम से जाना जाता है।
हिमालय से जुड़ी अब नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिमालय से जुड़ी कौन कौन नदी है। तो हिमालय में स्थित है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। पिघलती बर्फ से जल मिलता है, कृषि और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भागीरथी नदी यहाँ पे है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? झील से, ग्लेशियर से, समुद्र से या फिर पठार से? कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर से। हिमालय की नदियाँ किससे बनती है? वर्षा, बर्फ़ पिघलने से, झील से या फिर समुद्र से? किससे बनती है? तो बर्फ़ के पिघलने से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमालय का निर्माण। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका निर्माण कैसे होता है, इम्पोर्टेंट है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो पहले भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी, यूरेशियन प्लेट से टकराई और टक्कर से परतें मुड़ी, जिससे हिमालय का निर्माण हो गया था। पहले क्या हुआ कि भारत जो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशिया प्लेट से टकरा गई और इस टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। आज भी हर साल 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है कौन? हिमालय पर्वत। हर साल 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। हिमालय कैसे बना? प्रश्न है कि हिमालय कैसे बना। ऑप्शन है ज्वालामुखी से, प्लेट टकराव से, नदी से या फिर हवा से। तो ये प्लेट के टकराव से बना है हिमालय। पहले भारत किस भूमि का हिस्सा था? एशिया, गोंडवाना भूमि, यूरोप, अफ्रीका? तो यह दोस्तों किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। अब हिमालय का अर्थ यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हिमालय का मतलब हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ़, आलय मतलब होता है घर। मतलब कि हिमालय का अर्थ हो गया बर्फ़ का घर। ये तो अच्छा और आसान क्वेश्चन हो गया, हल करना तो बहुत आसान हो गया। हिमालय का अर्थ क्या है? पानी का घर, बर्फ़ का घर, जंगल या फिर पहाड़? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बर्फ़ का घर। हिमालय के भाग को देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय है, हिमाद्री इसको कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, इसको ही वृहद हिमालय, वृहद हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, वृहद हिमालय, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, कंफ्यूज करता है। ग्रेट हिमालय जो है, हिमाद्री सबसे ऊंचा है, यह सबसे ऊंचा है, हमेशा बर्फ़ से ढका होता है। हिमाचल, अब देख लेते हैं हिमाचल मतलब लेसर हिमालय। सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे घाटिया पहाड़ होता है, पर्यटन स्थल होता है। अब हम लोग शिवालिक देख लेते हैं। ये अलग है, ये अलग है। ये जो फैक्ट बता रहे हैं, ये फिर से मैं बता दूँ एक बार मिटा के। ये जो फैक्ट है, यह वृहद हिमालय मतलब हिमाद्री की बात कर रहा है। हिमाद्री, ये हिमालय के भाग है सर। तो हिमाद्री के बारे में कि हिमाद्री सबसे ऊंचा है और हमेशा यह बर्फ़ से ढका होता है। उसके बाद है हिमाचल। ये हिमाचल, हिमाचल पर क्या होता है? घाटियाँ, पहाड़ है और यह पर्यटन स्थल है। थर्ड नंबर पे है शिवालिक। शिवालिक पे क्या होता है कि सबसे निचला भाग होता है हिमालय का और यह नई पर्वत श्रृंखला है, सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री या फिर पठार? सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो हिमाद्री। अभी हम लोग पढ़े हैं कि हिमाद्री सबसे ऊंचा है। सबसे निचला भाग कौन सा है? ये भी हम लोग पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसी का हम लोग एमसीक्यू भी कर ले रहे हैं। तो सबसे निचला है शिवालिक। अब हिमालय क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। हिमालय क्षेत्र कहाँ क्या है? तो हिमालय 3 भागों में डिवाइड है, बटा हुआ है और वही हम लोग पढ़े हैं, उसी को शॉर्ट में और बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो हिमालय का 3 भाग है, हिमाद्री है, हिमाचल है और एक शिवालिक है जो इसके नीचे होगा, शिवालिक। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो पहले हिमाद्री है, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसी को महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय कहा जाता है। एक ही चीज़ है और सबसे यह ऊंचा होता है और अस्थाई हिम, अस्थाई बर्फ़ यहाँ पे होता है, वही पिघलता है तो पानी का निर्माण होता है। हिमाचल, इससे यह मध्य हिमालय होता है, यहाँ पे पर्यटन स्थल होता है जैसे कि शिमला और नैनीताल। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय, जंप करूँ। शिवालिक है जो सबसे निचला हिमालय होता है, सबसे नया होता है और यहाँ पे क्या होता है कि कटाव ज़्यादा होता है और यहीं पे जलवायु ठंडी, वनस्पति व जीव विविधता पाई जाती है। यहाँ भूकंप व भूस्खलन अधिक होता है। कहाँ पे? शिवालिक पे। कांगड़ा, ये मतलब काठ, कुनी घर, लकड़ी और पत्थर मतलब भूकंप से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है हिमालयी जीवन। यहाँ का जीवन कैसा होता है? हिमालय का जीवन कैसा होता है?
यहाँ पे याक भेड़ बकरी पालन ये होता है। ऊन दूध परिवहन में उपयोग होता है और ठंड के अनुसार जीवन शैली यहाँ पे होती है। अब लद्दाख है। लद्दाख शीत मरुस्थल होता है। शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख है। बहुत कम वर्षा यहाँ पे होता है। तापमान 30 डिग्री तक होती है। बंजर भूमि यहाँ पाई जाती है तथा ठंडी हवा यहाँ पे होता है, मतलब ज़्यादा ठंड यहाँ पे लगती है। चंद्रमा जैसी सतह, जैसे कि इसको मूनलैंड कहा जाता है, मूनलैंड। पशुपालन होता है यहाँ पे और यहाँ पे बौद्ध संस्कृति अपनाई गई है। गंगा का मैदान, यहाँ का मिट्टी उपजाऊ होता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती है। कृषि का मुख्य क्षेत्र यहाँ पे होता है और जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? गंगा के मैदान में। कारण क्यों है? कारण इसका क्या है कि पानी मिट्टी समतल भूमि यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है वन्य जीव व जैव विविधता। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, बाघ मोर मगरमच्छ बंदर आदि ये सभी वन्यजीव व जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ जीवों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण आवश्यक, उसी में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थार मरुस्थल। थार मरुस्थल मतलब इसी को ही गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्म मरुस्थल भी होता है। स्थान पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत में ही राजस्थान है, वहाँ पे थार का मरुस्थल है, जहाँ पे होता क्या है कि कम वर्षा होती है, रेत के टीले पाए जाते हैं, दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है और जल की यहाँ पे बहुत कमी पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में। यहाँ का जीवन कैसा होता है कि यहाँ पे देखिए ऊँट पाया जाता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि ऊँट का पैर होता है गद्दीदार। गद्दीदार होने की वजह से वह रेत के टीलों पे आसानी से चल पाता है। लोग अनुकूलन जीवन जीते हैं। अब रेत के टीले, सैंड ड्यून्स के बारे में देख लेते हैं। हवा द्वारा यह बनता है। रेत के टीले कैसे बनता है? तो हवा के द्वारा, और हवा की दिशा बदलने से आकार भी बदल जाता है। अब यहाँ से हम लोग एमसीक्यू कर ले रहे हैं। हिमालय में काटकोनी घर क्यों बनाए जाते हैं? सुंदरता के लिए, ठंड से बचाव व भूकंप की सुरक्षा से, सस्ते होते हैं, या फिर परंपरा के लिए? आंसर इसका हो जाएगा ठंड से बचाव व भूकंप सुरक्षा के लिए ये होता है। नेक्स्ट है कि लद्दाख को शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है? वहाँ रेत है, तापमान अधिक है, कम वर्षा और अत्यधिक ठंड है, या फिर जंगल अधिक है? लद्दाख को शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है और अधिक से अधिक ठंड पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि वहाँ पहाड़ है, जल और उपजाऊ भूमि है, ठंडा मौसम है, या फिर उद्योग है? तो उद्योग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जल और उपजाऊ भूमि है। जल और उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। रेत के टीले कैसे बनते हैं? पानी से, हवा से, ज्वालामुखी से, या फिर बर्फ़ से? तो रेत के टीले हवाओं के द्वारा बनता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है? तेज़ दौड़ता है इसलिए, पानी में चलता है, रेत में आसानी से चलता है, या फिर बड़ा होता है? तो बड़ा होने से इसको रेगिस्तान का जहाज़ नहीं कहा जाता, या रेत में आसानी से चल सकता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। आसान क्वेश्चन था। अब कारण और कथन वाले सवाल है यहाँ पे, तो मैं आंसर लिख दिया हूँ, समझने के लिए आसान रहेगा। एसर्शन ये है कि हिमालय में भूस्खलन होता है। रीजन दिया है कि वहाँ ढलान और कमज़ोर चट्टानें होती है। तो ये दोनों बात सही है। दोनों बात इसलिए सही होता है जब हिमालय की बात दोनों में की जा रही है, तो इसलिए दोनों सही माना जाता है। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है लद्दाख में खेती कम होती है। रीज़न ये है कि वहाँ पानी की कमी है। तो क्या ये बात सही है? एसर्शन है कि लद्दाख में खेती कम होती है और वहाँ पानी की कमी है। क्या यह बात सही है? तो यहाँ पे तो वर्षा होती ही नहीं, तो लद्दाख में खेती कम होगी, बिल्कुल सही है। और वहाँ पानी की कमी है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है, दोनों सही है, ये सही माना जाएगा। सभी ऑप्शन कोई मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ। नेक्स्ट है एक क्षेत्र में ठंड, बर्फ़, याक पालन और कम जनसंख्या, यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र कौन सा हो सकता है? तो यह क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, जो कि लद्दाख है। एक क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी, नदियाँ, घनी आबादी है, ये कौन सा जगह है? तो उपजाऊ मिट्टी और नदियाँ है और घनी आबादी जब कह देगा तो वह गंगा का मैदान है। नेक्स्ट है यदि गंगा की नदियाँ सूख जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गंगा की नदी सूख जाए तो क्या होगा? खेती प्रभावित होगी, पानी की कमी होगी, या फिर जनसंख्या घटेगी? तो ये सब पे असर पड़ेगा, इसका सब पर असर पड़ेगा।
नेक्स्ट है, रेगिस्तान में लोग ढीले कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मी से बचाव के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा का प्रभाव होता है, इसके लिए ये होता है। ये आंसर ही नीचे लिखा है, वो ऑप्शन नहीं आंसर है। पहाड़ी क्षेत्र में घर ढलान पर क्यों बनते हैं? पानी बहने में आसानी हो और भूस्खलन से बचाव हो सके, इसके लिए ऐसे होता है। अब हम लोग मरुस्थल में जल की समस्या को देखेंगे। मरुस्थल में जल की समस्या कैसे होती है? इस मरुस्थल जो होता है कि जैसे थार का मरुस्थल राजस्थान में है, इसमें पानी बहुत कम मिलता है और महिलाओं को दूर दूर तक जाना, पानी लाने के लिए मतलब कि जाना पड़ता है। पानी का सावधानी से उपयोग किया जाता है, क्योंकि पानी आसानी से मिलता नहीं है। और पानी का पुनः उपयोग, रीयूज किया जाता है। रीयूज का मतलब कि एक बार प्रयोग करके फिर उसी पानी का फिर से प्रयोग किया जाता है, उसे ही रीयूज कहा जाता है। जैसे कपड़े धोने का पानी पौधों में उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पानी की हर बूंद महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके। जल को बचाव के लिए कौन सा तरीके अपनाया जाता है राजस्थान में? तो राजस्थान में पुराने समय से जल संरक्षण होता रहा है। प्रमुख तरीके यहाँ पे लिखा गया है। टंका, ये मतलब ये संरक्षण का तरीका है। टंका, वर्षा जल संग्रह, इसका मतलब होता है कुंड। क्या होता है कि पानी जमा करने की एक संरचना होती है जहाँ पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये तकनीकें आज भी उपयोगी है। अब अरावली की पहाड़ियों से जुड़े फैक्ट को देखेंगे। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं। इसकी उम्र है लगभग 2.5 अरब वर्ष, बहुत पुराना है। और कहाँ तक फैला हुआ है? तो राजस्थान से दिल्ली तक यह फैला हुआ है। मुख्य विशेषता इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है और सामान्य ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर है। पहाड़ियाँ घिसकर नीची हो चुकी है, वो घिस रही है। भौगोलिक महत्व इसका क्या है कि अरावली मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, जलवायु और वनस्पति को प्रभावित करती है, क्षेत्र में भी विविधता लाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मरुस्थल में जल की कमी क्यों होती है? मरुस्थल में जल की कमी क्यों होती है? यहाँ पे ऑप्शन है अधिक वर्षा से, कम वर्षा, ठंडा मौसम, अधिक नदियाँ। तो जल की कमी जब अधिक वर्षा होगा तब होता है, नहीं कम वर्षा होता है तब। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड सही। नेक्स्ट है, टांका का उपयोग किस लिए किया जाता है? खेती के लिए, जल संग्रह, घर बनाना या फिर पशुपालन? आंसर इसका हो जाएगा जल संग्रह के लिए। नेक्स्ट, पानी का पुनः उपयोग किसका उदाहरण है? संरक्षण, प्रदूषण, वाष्पीकरण या फिर संघनन? पानी का पुनः उपयोग किया जाता है या संरक्षण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संरक्षण के लिए। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत? क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की आयु कितनी है? 1 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 2.5 अरब वर्ष, 100, 1000 वर्ष? आंसर इसका हो जाएगा 2.5 अरब वर्ष। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट आबू, एवरेस्ट, नीलगिरी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा माउंट आबू। आंसर क्या होगा? माउंट आबू। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का विस्तार किन राज्यों तक है? पंजाब से बिहार, राजस्थान से दिल्ली, गुजरात से बंगाल, केरल से तमिलनाडु? आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, राजस्थान से दिल्ली तक। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वतमाला है? नवीन, प्राचीन, ज्वालामुखी, हिमानी? तो यह विश्व की सबसे पुरानी है, तो यह तो प्राचीन ही तो हुआ, तो प्राचीन पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। अरावली मरुस्थल को किस दिशा में बढ़ने से रोकती है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर या फिर दक्षिण? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर पूर्व होना चाहिए, पूर्व आंसर इसका हो गया। मरुस्थल में जल का उपयोग कैसे किया जाता है? अधिक मात्रा में, सावधानी से, बेकार या फिर केवल पीने में? तो सावधानी से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी आसानी से नहीं मिलता है। भारतीय तट रेखाएं, अब इससे जुड़े कुछ ज़रूरी फैक्ट देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है
जो दो इसके दो भाग है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट मतलब अरब सागर की तट, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी होती है। पश्चिमी तट मतलब अरब सागर, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी तट में होता क्या है कि यह संकीर्ण और ऊंचा होता है, संकीर्ण और ऊंचा होता है। पश्चिमी घाट के पास होती है और नदियाँ तेज बहती है और एस्चुरी मतलब मुहाना बनाती है, इसका निर्माण करती है। प्रमुख शहर यहाँ पे कौन है, तो मुंबई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसका क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। भारत की तट रेखा लगभग कितनी लंबी है, 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर। आसान है, हल किया जा सकता है, 7,500 किलोमीटर। पश्चिमी तट की मुख्य विशेषता क्या है, चौड़ा और समतल, संकीर्ण और ऊंचा, रेगिस्तानी या फिर बर्फीला। तो यह संकीर्ण और ऊंचा है। अब पूर्वी तट के बारे में देखते हैं हम लोग। पूर्वी तट यह चौड़ा और समतल है। पश्चिमी तट कैसा था, पश्चिमी तट की मुख्य सीमा कैसी है, तो संकीर्ण और ऊंचा है। लेकिन यहाँ पे पश्चिमी तट की बात कर रहा है तो यह चौड़ा और समतल है, दोनों में अंतर दिख गया। पूर्वी तट पे क्या होता है कि नदियाँ डेल्टा बनाती है और प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी है। प्रमुख जिले यहाँ की है चिल्का और पुलिकट है। पूर्वी तट पर नदियाँ क्या बनाती है, सवाल यह है कि पूर्वी तट पर नदियाँ क्या बनाती है, पर्वत, पठार, डेल्टा या फिर मरुस्थल। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या बनाती है, नदियाँ क्या बनाती है, तो डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब हम लोग डेल्टा के बारे में जानते हैं। जब नदी समुद्र में मिलते समय अवसाद जमा करती है तब त्रिकोणीय भूमि बनती है जिसे डेल्टा कहा जाता है और यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र में होता है। डेल्टा का निर्माण किससे होता है, हवा, बर्फ, अवसाद या फिर चट्टान से। आसान क्वेश्चन है। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, अवसाद से होता है, अवसाद। नेक्स्ट है अब भारतीय द्वीप समूह, इसको देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ ही पॉइंट बचा हुआ है इस वीडियो में। तो भारतीय द्वीप समूह के दो प्रमुख द्वीप है, कौन कौन, लक्षद्वीप जो कि कोरल द्वीप कहलाता है, अरब सागर में है। अंडमान निकोबार ये ज्वालामुखी है और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार को देख लेते हैं। यहाँ पे 500 से अधिक द्वीप है, 500 से अधिक द्वीप की संख्या है। और बैरन द्वीप जो कि भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐतिहासिक महत्व, सेल्यूलर जेल यहाँ पे थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है, ज्वालामुखी, प्रवाल, पर्वतीय या फिर रेतीला। तो लक्षद्वीप यह प्रवाल द्वीप है, कोरल द्वीप इसको कहा जाता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रायद्वीप के बारे में जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। वो क्या था, ये तो था द्वीप समूह था, लेकिन अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो होता है वह प्रायद्वीपीय पठार मतलब प्रायद्वीपीय कहलाता है। पुराना कठोर भूभाग यहाँ पे होता है और यहाँ पे की प्रमुख नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है, गोदावरी है, कृष्णा है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिमी घाट को अब देख लेते हैं हम लोग। ऊंची और सतत पर्वत श्रृंखला होती है, यहाँ पे भारी वर्षा होता है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट यहाँ पे होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा या फिर गुजरात। आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पे बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मतलब पूर्व और उत्तर में स्थित है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ पाई जाती है और यह जनजाति भी है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय क्षेत्र में होता है और उस जगह का नाम है खासी, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरवन डेल्टा से। यह गंगा ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती है तो वहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन है नहीं, यह क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन, सुंदरवन डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर का निवास यहाँ पे होता है। प्रश्न ये है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, नर्मदा और ताप्ती या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है, पश्चिम की तरफ से बहती है नर्मदा और ताप्ती।
नेक्स्ट है पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान, जैव विविधता, हिमनद, ज्वालामुखी। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए फेमस है। पूर्वोत्तर से रिलेटेड यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, पंजाब, मेघालय या फिर गुजरात में? सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है, खासी पहाड़ी पर होता है, खासी पहाड़ी पर। सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ तो एक ऑप्शन लिखा है, बाकी 3 ऑप्शन इधर है। शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाए। अगला टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में भूगोल का कक्षा 7 का। आज के लिए बस इतना ही।